हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने इस छोटे से चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी और एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल देखा था। उसमें हमने देखा था सेल इनवेलॉप जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, फ्लैजिला देखा था फॉर बैक्टीरियल मूवमेंट, फिम्ब्रियाई देखा था फॉर अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया ऑन होस्ट और रॉक, पिलाई देखा था फॉर रिप्रोडक्शन, क्रोमेटोफोर देखे थे, मीजोजोम देखा था, न्यूक्लियोइड जो कि एक जीनोमिक डीएनए है बैक्टीरिया का, और देखा था प्लाज्मिड जो कि क्रोमोसोमल डीएनए है। तो ठीक है, हमने ये सब कुछ देखा था लास्ट वीडियो में, बस एक ऊपर से बस नाम वगैरह जाना था इसका। अब हम एक एक पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट हम ले रहे हैं सेल इन्वेलॉप। ठीक है भाई, आज का हमारा टॉपिक है। तो जो सेल इन्वेलॉप थी बैक्टीरिया की, उसके 3 लेयर्स थे। पहला था ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा था सेल वॉल, तीसरा था सेल मेम्ब्रेन। तीसरा था सेल मेम्ब्रेन। तो पहले हम पहली लेयर देख लेते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स जो कि एक आउटर कवरिंग है। किसकी बनी होती है ये बनी होती है म्यूको पॉलीसेकेराइड की। नाम से पता लग रहा है कि ये एक कार्बोहाइड्रेट होगा। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है और उसी से हमारी लेयर बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। अब देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स हमारी एनसीईआरटी में बताया गया, ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है कैप्सूल और एक होता है स्लाइम लेयर। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतने का है कि जो कैप्सूल है उसमें ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है वो थोड़ी थिक होती है, और जो स्लाइम लेयर है उसमें थोड़ी थिन होती है और स्टिकी होती है। ठीक है, देखिए, कैप्सूल में ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर थिक होती है और टफ होती है, और स्लाइम लेयर में ये थोड़ी लूज़ होती है और स्टिकी होती है। कैप्सूल में जो ये लेयर थिक है, इसी की वजह से जिस बैक्टीरिया के पास जो ग्लाइकोकैलिक्स की कैप्सूल वाली लेयर होगी उसके पास पैथोजेनिसिटी आ जाएगी, और जिसके पास स्लाइम लेयर वाली होगी वो उसे सूखने से बचाता है। मतलब जैसे कि जो स्लाइम लेयर है ना, वो बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है, लूज़ होती है, स्टिकी होती है, और जो कैप्सूल है वो टफ होती है और थिक होती है। अब देखिए, ये तो हो गया ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में थोड़ी सी बातें। अब हम देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल सेल वॉल जो बैक्टीरिया में है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। हमारे में तो होती नहीं है, एनिमल्स में सेल वॉल होती ही नहीं है, और प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है, और बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। सबसे पहले हम देखते हैं इसका रोल क्या होता है। सेल वॉल का रोल होता है प्रोवाइड शेप टू शेल एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ऑब्वियसली सेल वॉल का काम यही होता है, वो क्या करता है? बैक्टीरियल सेल को सपोर्ट देता है और उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट बैक्टीरियल सेल को शेप देता है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। ओके, अब देखिए, इसका एक और रोल है। जो सेल वॉल है वो जो सेल वॉल है वो बैक्टीरियल सेल को ऑस्मोटिक बस्टिंग से और कोलैप्सिंग से बचाता है। इसका मतलब समझते हैं ऑस्मोटिक बस्टिंग और कोलैप्सिंग का। देखिए, ऑस्मोटिक यानी कहीं ना कहीं ऑस्मोसिस से जुड़ा हुआ है। अब छोटी क्लास में हमने तो सबने पढ़ा हुआ है कि ऑस्मोसिस क्या होती है। देखिए, जब बैक्टीरियल सेल के अंदर सॉलिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, यानी अंदर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो जाए, और बाहर सॉलिड का कंसंट्रेशन घट जाए यानी कि हाइपोटोनिक हो जाए, तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करने लगता है। और क्योंकि हमारे सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सॉफ्ट होती है ना, वो अपना शेप चेंज कर सकती है, तो ये फूल के ऐसे बाहर की तरफ जाने लगती है और ऑस्मोटिक प्रेशर लगने लगता है हमारे सेल वॉल के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर जब प्रेशर लगने लगता है तो ऐसा लगता है कि ये जो है बैक्टीरिया वो बस्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारी सेल वॉल रिजिड होती है, सॉरी, बैक्टीरिया की सेल वॉल रिजिड होती है, इस वजह से वो बस्ट नहीं हो पाता है और बैक्टीरिया का सेल बच जाता है। तो इसलिए जो सेल वॉल है वो ऑस्मोटिक बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है किसको? बैक्टीरिया को। ठीक है, अब देखिए, जो हाँ मैंने बताया था ना अभी, सेल वॉल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। इसका दूसरा नाम म्यूरिन भी है।
अब देखिए इसमें दो वर्ड्स हैं, पेप्टाइड और ग्लाइकन। समझते हैं, पेप्टाइड हम जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड किस में बनते हैं, अमीनो एसिड में ही बनते हैं। तो इसी को बोला गया है पेप्टाइड, मतलब यानी कि इसके अंदर चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है, चेन ऑफ अमीनो एसिड। और ग्लाइकन, ग्लाइकन यानी कुछ ग्लूकोज से रिलेटेड टर्म है, पर एक्चुअली ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव नैग और नैम प्रेजेंट होते हैं। फुल फॉर्म होगी इसकी एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड। फुल फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अब देखिए पेप्टाइडोग्लाइकन से सेल वॉल बनती कैसे है। ये जो नैग और नैम है, ये ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं और इनके बीच में बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक का। ऑब्वियसली ग्लूकोज है यानी कार्बोहाइड्रेट है, जब उसके बीच में बॉन्ड बनता है तो ग्लाइकोसिडिक ही बनता है ना। इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक नैग और नैम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना बना के अरेंज होते हैं। नैग और नैम, और इसके ऊपर लगी होती है अमाइनो एसिड की चेन। और फिर ये जो फिर ये जो नैग और नैम के ऊपर अमाइनो एसिड की चेन लगी हुई है, इसके बीच में हो जाती है क्रॉस लिंकिंग। और इस तरह से पेप्टाइडोग्लाइकन की एक मजबूत सेल वॉल बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये इतना समझाने की जरूरत नहीं थी, बस मुझे एक पॉइंट बताना था, उसकी वजह से ये पूरा समझाना पड़ा है। देखिए हमने देखा है ना कि पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। कैसे मार देता है वो बैक्टीरिया को? देखिए पेनिसिलिन प्रिवेंट क्रॉस लिंकिंग सो एबल टू किल बैक्टीरिया। क्या करता है पेनिसिलिन? प्रिवेंट करता है क्रॉस लिंकिंग को। जो ये क्रॉस लिंकिंग हुई है ना अमाइनो एसिड की चेन के बीच में, पेनिसिलिन उसी को तोड़ देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल खराब हो जाती है और बैक्टीरिया मर जाता है। तो पेनिसिलिन इस तरह से बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। उसी तरह से लाइजोजाइम, lysozyme present in tears can digest cell wall of bacteria and prevent infection by breaking glycosidic bond between nag and nam। lysozyme का काम क्या है? lysozyme जो हमारे टीयर्स वगैरह में प्रेजेंट होता है वो कैसे ब्रेक करता है सेल वॉल को? ग्लाइकोसिडिक के पास सेल वॉल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करता है, जो नैग और नैम के बीच में ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है वो इसको तोड़ देता है। इसको तोड़ देता है तो फिर इसकी सेल वॉल खराब हो जाती है और बैक्टीरिया मर जाता है। तो इस तरह से पेनिसिलिन और लाइसोजाइम काम करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इस पेनिसिलिन वाले पे आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अब जब इतना बताया है तो एक चीज़ और इसको और एक चीज़ और नोट करके रख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम चाहें कि पेनिसिलिन से माइकोप्लाज्मा को मार दें तो कैसे मारेंगे? उसके पास सेल वॉल ही नहीं प्रेजेंट है, तो इसीलिए पेनिसिलिन माइकोप्लाज्मा पे इफेक्टिव नहीं होता है, वो इसके ऊपर काम नहीं करता है। एक और इन्फॉर्मेशन यहीं पे ले लीजिए, जो आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का नहीं बना होता। ये आगे भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल जब ये सेल वॉल के बारे में बता ही रहे हैं तो यहीं पे इसको भी नोट कर लीजिए कि जो आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का नहीं बना होता है। एक छोटा सा मैं वापस से इसको कर दे रही हूँ। देखिए जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइड यानी कि चेन ऑफ अमाइनो एसिड, और ग्लाइकन यानी कि कुछ ग्लूकोज से रिलेटेड टर्म है। तो ग्लूकोज नहीं होता है एक्चुअली में, उसका डेरिवेटिव होता है नैग और नैम। नैग और नैम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाकर अरेंज होते हैं आपस में, उसके ऊपर अमाइनो एसिड की चेन लगी रहती है जिसके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है और एक मजबूत सेल वॉल बन के तैयार हो जाता है। पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो बैक्टीरिया को कैसे किल करता है? जो ये क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होती है अमाइनो एसिड की चेन के बीच में, वो उनको ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से सेल वॉल ख़राब हो जाती है और बैक्टीरिया मर जाता है। उसी तरह से जो लाइसोजाइम है वो क्या करता है, वो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है नैग और नैम के बीच में उसको तोड़ता है और जिसकी वजह से सेल वॉल बेकार, बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है और उसके ऊपर पेनिसिलिन
काम नहीं करता है। और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी हुई होती है। सेल वॉल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अभी के लिए। अभी आगे हम और इसके बारे में देखते हैं। हाँ जी, तो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। देखिए, टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल इन्वेलप एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसेस। सबसे पहले स्टेनिंग प्रोसेस किसका दिया हुआ है? ग्राम विज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका दिया हुआ है स्टेनिंग प्रोसेस। अब देखते हैं कि स्टेनिंग प्रोसेस होता क्या है। मान लीजिए हमने एक पेट्री प्लेट ली, उस पर बैक्टीरियल ग्रोथ करवाई और उसमें हमने ऐड कर दिया स्टेन। ठीक है, तो लगभग सारे बैक्टीरिया ने स्टेन गेन करके रख लिया अपने पास। अब हम क्या करेंगे? स्टेन को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो एक प्लेट के बैक्टीरिया पे जो स्टेन हमने ऐड किया था, उस बैक्टीरिया ने स्टेन को गेन करके अभी भी रखा हुआ है, उसने स्टेन रिमूव नहीं किया अपना। पर जो दूसरे प्लेट का बैक्टीरिया था, उसमें से जब हमने स्टेन निकाला तो रिमूव हो गया। तो क्यों इसका स्टेन क्यों रिटेन रहा और इसका क्यों रिमूव हो गया? सबसे पहले जिसने स्टेन रिटेन करके रख दिया उसको हमने नाम दे दिया ग्राम पॉजिटिव, और जिसने लूज कर दिया उससे हमने नाम दे दिया ग्राम नेगेटिव। अब देखते हैं कि क्यों इसने लूज कर दिया और क्यों इसने रिटेन करके रख लिया। देखिए, इसमें भी सेल वॉल का ही कमाल है। देखिए, जो सेल वॉल थी ना, जो सेल वॉल थी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, वो थोड़ी थिक थी, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की थी वो थोड़ी थिन थी। तो क्योंकि इसकी सेल वॉल थिक थी इसीलिए इसका सेल इन्वेलप भी थिक था, और क्योंकि इसका सेल वॉल थिन था इसीलिए इसका सेल इन्वेलप भी थिन था। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला तो रीज़न हो गया क्योंकि इसका सेल इन्वेलप थिक था। तो जब हमने स्टेन रिमूव करने की कोशिश की तो इसमें से हम स्टेन रिमूव करके नहीं कर पाए क्योंकि इसका सेल इन्वेलप थिक था। जबकि इसका सेल इन्वेलप थिन था, जब हमने स्टेन रिमूव किया तो इसका सेल इन्वेलप फट गया और स्टेन बाहर आ गया। ठीक है, अब देखिए, एक और रीज़न है क्योंकि इसके पास पिलाई और पोरिस अब्सेंट होते हैं और इसके पास पिलाई और पोरिस प्रेजेंट होते हैं। पोरिस यानी इसके सेल इन्वेलप में छेद होते हैं, इसीलिए जब हमने स्टेन रिमूव किया तो इसमें से स्टेन बाहर आ गया। इसके पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें मिजोसोम वेल डेवलप होते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें मिजोसोम लेस डेवलप होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। अब देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, याद कर लेंगे तो अच्छा है। देखिए, फ्रैंकिया, क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस और माइकोबैक्टीरियम, ये सारे एग्जाम्पल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। ये स्टेन गेन करके रख लेते हैं, इनमें से स्टेन अगर रिमूव करना चाहो तो रिमूव नहीं हो पाता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? इकोलाई, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि साइनोबैक्टीरिया के कुछ टाइप्स होते हैं, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया और स्पिरुलिना। चारों नाम आप याद रखेंगे तो अच्छा, क्योंकि पेपर में किसी से भी आ सकता है कि बताइए नॉस्टॉक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तब आपको पता होना चाहिए कि नॉस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया है जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने पढ़ा बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल इन्वेलप। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। पहला बैसिलस जो कि रॉड लाइक होता है, कॉकस जो कि स्फेरिकल शेप का होता है, विब्रियो जो कि कॉमा शेप का होता है, और स्पिरिलियम जो कि स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल इन्वेलप क्लासिफिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, हाँ जी, तो आज हमने जाना ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में और हमारा सेल इन्वेलप क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।